दोस्तों जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आईपीसी की आपको पता ही है, डेली आपकी क्लासेस चलती हैं। आईपीसी की जो केस स्टडी है, आपको पता ही है, धारा से एक क्वेश्चन आता है और केस स्टडी से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास नंबर 4 है आज। और थोड़ा सा तबीयत मेरी डाउन है, सो अगर अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाए क्लास में तो मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा बीमार हूँ मैं, नज़ला जुकाम बुखार सब कुछ हो रहा है। सो प्लीज़ शेयर वीडियो को जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। मैं आपकी एक भी दिन क्लास मिस नहीं होने देने का, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करके जरूर जाना। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता ही है पीडीएफ अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, राइट इक्विपमेंट नहीं है, तो भैया आपको ये सब नोट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ नोट्स बना ले, एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प देगा। वरना परेशान हो जाओगे अगर फिर से वीडियो देखोगे। तो एक बार नोट्स बना लो, ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। आज तो तारीख भी याद नहीं आ रही मेरे, तारीख क्या है, बुखार हो रहा है बहुत तेज। चलो ठीक है। आपको पता है कल 100 तक कर लिया था हमने, 100 धारा तक के जितने भी वाद थे, जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर आप किसी की मृत्यु भी कारित कर दो, उसकी हमने केस स्टडी भी पढ़ी थी और वो धारा भी मैंने साथ के साथ करा दी थी। जो मैं केस करा रहा हूँ उसके साथ में उसकी धारा भी करा रहा हूँ। तो देखो, क्वीन बनाम मोहितवाद किस धारा से संबंधित है? ये धारा 107 से संबंधित है। 100 से 107 पे आगे सीधे, ठीक है। बीच में कोई भी वाद नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो आपका। और ये 23 सालों के जितने भी आईपीसी से संबंधित क्वेश्चन आए हैं केस स्टडी के, वो हैं। तो इससे अलावा कुछ आने का है नहीं। सो बिलीव ऑन मी प्लीज। तो क्वीन बनाम मोहितवाद किस धारा से संबंधित है? बिल्कुल आपको इस लैंग्वेज में ये सवाल दिया था। तो यह है आपका धारा 107 से इसका जो आंसर था। धारा 107 अगर है तो धारा 107 है क्या? दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना, किसी को उकसाना, किसी अन्य व्यक्ति को एक दोषपूर्ण कार्य करने के लिए उत्तेजित करना, ये होता है उकसान। जैसे मान के चलो, पहले वाद ही बता दूं, क्वीन बनाम मोहितवाद में क्या था। इस वाद में क्या, जब मैं वाद पढ़ाऊंगा आपको तो पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ भाई ये क्या है। मतलब धारा बिल्कुल वादों से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले मैं वाद बता दूं, वाद में क्या था। वाद में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी रूप में प्रदर्शित मूक सहमति जो अपराध को प्रेरित करने एवं उत्साहित करने से युक्त है तो वो दुष्प्रेरणा माना जाएगा। अब देखो क्या था ये वाला, देखो इस केस में ये हुआ था। ये जो क्वीन बनाम मोहित है, इसका मोहित था ए और ये है बी, ठीक है। तो ए है मोहित और बी था दूसरा आदमी, उसकी हो रही थी शादी, वो शादीशुदा आदमी था। तो कहानी क्या हुई, इसकी बीवी सी थी। एक मिनट, मैं बिल्कुल बिल्कुल गजब की बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में। ये बिल्कुल केस था। तो ये सी इसकी बीवी थी, किसकी? बी की। तो कहानी क्या हुई, इसको बी को इस पर डाउट हुआ कि इसके बाहर कहीं अवैध संबंध है, भले चाहे इसकी पुष्टि होगी हो। केस की मैं बता रहा हूँ इस केस में क्या हुआ था। तो ये सोच रहा था काफी दिन से कि यार मैं इसमें क्या करूं, इसका क्या इलाज करूं। तो ए से बी ने ए से सलाह ली, भाई जैसे दोस्त है कि यार बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अब क्या किया जाए। तो ए ने जैसे ही बी ने कहा कि यार मैं इसको मार दूं क्या, तो उसके मन में डाउट था बी के, वो इसलिए तो उससे पूछा था। ए ने इसको सहमति दे दी मूक, ये नहीं लिख रहा कि देखो इसमें मूक सहमति कहाँ रहा, ये रहा। देखो मूक सहमति जो अपराध को प्रेरित करना। अब जैसे इनने मूक सहमति दे दी ए ने कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, तू अपनी बीवी को जान से मार दे, तुझे बदनामी नहीं होगी, तो भाई मूक सहमति दे दी। अब क्या था, जो उसका डाउट था वो बिल्कुल उसका कंफर्म हो गया। अब वो प्रेरित हो गया पूरा कि हाँ यार मेरा दोस्त भी कह रहा है तो सही कह रहा होगा। वो खुद भी करना चाहता था पर डाउट में था। सलाह के बाद उसने कहा चल ठीक है निपटा ही देते हैं। तो उसने अपराध को प्रेरित करा और उत्साहित करा, तो उसे दुष्प्रेरण माना जाएगा। तो भैया दोस्त ने अपने ही दोस्त को भड़काया, उसकी बीवी के किसी और से संबंध थे, अथवा उसके दोस्त ने इस बात पर सहमति दिखाई कि इसको मार दे वरना बदनामी होगी। इस वाले केस में यह हुआ था। आप समझ गया आप? उकसाना किस चीज के लिए होता है? अवैध कार्य के लिए। अगर आप किसी को उकसा रहे हो तो वो अवैध कार्य होना चाहिए। अब एक उकसाना तो ये हो गया, मान के चलो जैसे मैं हूं, यूपीएसआई के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, तुम हो, तो मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ। अब यार तू कितना बड़ा नालायक आदमी है, तेरे पास टाइम नहीं है, तू पढ़ ले, तू इन चीजों में मत कर। तो मतलब मैं तुम्हें गलत शब्द बोल रहा हूँ, उकसा रहा हूँ, पर वो अवैध कार्य नहीं है। कोई पढ़ अगर मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए उकसा रहा हूँ तो वो अवैध कार्य थोड़ी है। तो दुष्प्रेरण जब माना जाएगा जब अवैध कार्य के लिए कोई उकसा रहा हो। समझ गए ना बात को? थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, दुष्प्रेरण क्या होता है। तो अगर अवैध कार्य है तो ही दुष्प्रेरण माना जाएगा। अगर कोई सही कार्य के लिए आप किसी को वो कर रहे हो, उकसा रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण वाद है, ये एम्परर बनाम फेयजुसेन। एक तो देखो ये हो गया इसमें, एक बात तो देखो ये हो गया क्वीन बनाम मोहितवाद, ये आपका रिपीटेड था।
ये रिपीटेड था। उसके बाद में ये देखो, एम्पर बनाम फैज हुसैन, एम्पर बनाम उमी 1882 और मालन का वाद, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी पीएफसी में आए हैं। ऊपर मैंने वो इसलिए लिया है क्योंकि वो रिपीटेड है, ये एक दो बार आए हैं, तो भाई इनको भी लिख लेना। धारा 107 में ही इन तीनों वादों को भी, मतलब एक धारा के 4 वाद करवा दिए मैंने, समझ गए ना, एक के साथ 4 फ्री, 3 फ्री, समझ गए। तो ये होता है कंटेंट। चलो भाई कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र नामक एक नए अपराध का आईपीसी में कब जोड़ा गया। मतलब क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज अगर उल्टी सीधी होगी तो मैं माफी चाहूंगा। मतलब कि वह जो आपराधिक षड्यंत्र है, जो आपराधिक षड्यंत्र है उसको आईपीसी में कब जोड़ा गया, ये आपका क्वेश्चन आया था रिपीटेड। देख लो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। और तुम किसी भी टीचर के, चाहे कितने बड़ा चैनल हो, किसी का भी उठा लेना, चाहे कोई यूपीएससी टॉपर पढ़ा रहा हो आपको, चाहे कोई पढ़ा रहा हो, अगर उसने ये क्वेश्चन कराया हो तो मान जाऊंगा, अरे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर चीज में, हर क्वेश्चन हर बार आता है ये क्वेश्चन। तो आपराधिक षड्यंत्र नामक एक नए अपराध का आईपीसी में कब सर्जन हुआ, इस तरह का इसकी लैंग्वेज आती है। ये कब जोड़ा गया, थोड़ा सा अपने देसी लैंग्वेज में समझा दिया। तो यह आपका 1913 है। अब देख लो कितनी गहरी आईपीसी आती है इसमें। मैं फिर कह रहा हूँ 500 की 511 धाराएं करने की कोई जरूरत नहीं, जो जो धाराएं इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं उनको अच्छे से पढ़ो। किसी ने आपराधिक षड्यंत्र करवा रखा हो ना, तो उसके नोट्स देख लेना। ये वाला उसने ये भी नहीं लिखवाया होगा कि कब जोड़े गए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पहले एक आईपीसी बनी, फिर बाद में जो अमेंड हो के जो बाद में धाराएं जोड़ी उसमें, एक तो है भाई जो आईपीसी बनी उस टाइम पे जो धाराएं थी, एक वो होती है जो बाद में जुड़ी, तो वे इंपॉर्टेंट है और पेपर में वही पूछ ली जाती है जो बाद में जोड़ी जाती है। जैसे 1913 में ये जुड़ी थी आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये धारा 120 में आता है आपराधिक षड्यंत्र। अब आपराधिक षड्यंत्र क्या है, अब बताता हूं आपको। आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र के लिए पहले तो बताऊंगा मैं आपराधिक षड्यंत्र का मतलब, हम किस चीज का षड्यंत्र बना रहे हैं। षड्यंत्र का मतलब कि ए, बी और सी, हम तीनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे है बैंक, बैंक है, तो हम इसको लूटने के लिए आपराधिक षड्यंत्र बना रहे हैं। तो उसकी जो कैटेगरी होगी मैं अभी धीरे धीरे समझाऊंगा। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब है कोई योजना बनाना, आपराधिक योजना बनाना। तो मैं अभी बिल्कुल समझाऊंगा, एक बार इसकी कंडीशन पढ़ लो कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, या तो दो व्यक्ति हो या उससे अधिक व्यक्ति हो, ठीक है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई सहमति जिन पर षड्यंत्र करने का आरोप हो। इनके बीच में कोई सहमति होनी चाहिए, दो या दो से अधिक जिन पर षड्यंत्र करने का आरोप है। मतलब अगर मेरे पर आरोप लगा, तुम पर आरोप लगा, इस पर आरोप लगा, तो हम तीनों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है कि हम ठीक है। और इसमें दूसरा है, देखो कोई अवैध कार्य है या कोई कार्य जो अवैध नहीं है, समझ रहे हो, कोई अवैध कार्य होना चाहिए। मतलब जो आपराधिक षड्यंत्र के लिए या तो कोई अवैध कार्य होना चाहिए, या फिर कोई कार्य जो अवैध नहीं है पर अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए किया जाए, तो उसको अपराध माना जाएगा। मतलब एक तो हो गया कि भाई हम बैंक लूट रहे, तो वो तो हो गया एक अवैध कार्य, ठीक है। एक होता है वैध कार्य, वैध कार्य का मतलब है जो वैध वैध है, मतलब अवैध नहीं है। मतलब देखिए जैसे यूपीएसआई है, मान के चलो, तो तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, घोपू से मोटू से पूरे दिन 10-10 12-12 घंटे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, आपका टेस्ट लेकर जाता है, बात आती है फिजिकल की। अब फिजिकल में तो भैया ये हो गया, यार मेरे पे फिजिकल नहीं होने का, क्या करूं क्या करूं, तो तुम मेरे पास आते हो और मेरी अच्छी जान पहचान है, वैसे तो है नहीं पर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मेरी अच्छी जान पहचान है, तो मैं कहता हूँ ला भाई 50,000 रुपये दे, 50,000 रुपये दे, मैं तेरा फिजिकल करा दूंगा। तो ये जो फिजिकल करा रहा है, जो यूपीएसआई का जो फिजिकल है, वो अवैध कार्य थोड़ी है, ये तो वैध कार्य है। पर अवैध साधनों द्वारा करवा रहा हूँ, मतलब जो तुम्हें ये खुद अपनी मेहनत से करना चाहिए था उसमें मैं रिश्वत देकर करा रहा हूँ, तो वही हो गया साधन, वे अवैध साधन है पर वैध कार्य है। तो ये वैध कार्य है, अवैध साधन है। और जो अवैध कार्य है तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, बैंक को हम लूट रहे हैं तो वो तो अवैध कार्य हो गया। अरे भैया, तो अवैध कार्य में और वैध कार्य में ये अंतर है। तो अगर कोई अवैध कार्य करता है, षड्यंत्र बनाता है, वो तो अपराध यही उसका। और अगर कोई वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करता है, जैसे यूपीएसआई का फिजिकल आप रिश्वत के द्वारा लिख दो, तो वो भी आपराधिक षड्यंत्र में माना जाएगा। पर इसकी एक कंडीशन और है, अगर क्राइम नहीं हुआ, सिर्फ षड्यंत्र हुआ है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, समझ गए ना। जैसे मान के चलो भाई, जैसे मैं हूं ए, बी और सी, हमने क्या करा, यूपीएसआई वालों का एग्जाम हुआ, तो हमने सोचा यार हमारे नंबर कम है,
यूपीएसआई में सेलेक्ट तो मैं हूँ ना, तो भर्ती बोर्ड का जहाँ पे कॉपी वगैरह रखी रहती है, वैसे तो पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब मजाक के तौर पर समझ लो एक बार, आप ऑफलाइन पेपर हुआ है आपका। तो हम क्या करते हैं कि भाई कॉपी चोरी करो वहाँ से, कॉपी कॉपी चोरी करो, और अपने अपने जो नंबर हैं, जो ओएमआर शीट है, जैसे भी जुगाड़ वगाड़ करके जो हमने खल्ली छोड़े हैं, जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं, उनको जो सही आंसर है उनके वे भर दो। पर हम ये करते नहीं, हमने सिर्फ एक षड्यंत्र बनाया, तो अपराध नहीं होगा ये। अपराध को सोचना अपराध नहीं होता इस देश में। भाई मैं सोच रहा हूँ मैं तेरे गोली मार दूं, मैं मन में सोच रहा हूँ, या षड्यंत्र बना रहा हूँ मैं। हाँ, अगर मान के चलो हम पूरा प्रूफ बनाते हैं कि भाई ये यहाँ पे भर्ती बोर्ड का ये है कमरा, ये वाला यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, और हमें पुलिस पकड़ ले, तो पुलिस के पास अगर प्रूफ है कि हाँ भाई हम षड्यंत्र बना रहे थे और ये इसका ब्लूप्रिंट है, तो हम इसके शिकार है। वरना अगर हम बैठ के वैसे षड्यंत्र बना रहे हैं, पुलिस आती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मगर जी हम तो बैठे हैं, भले चाहे उन्हें शक हो पर उनका साले ये कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो सोच रहे थे ये, पर हमने कोई अवैध कार्य थोड़ी किया है। तो सोचना, जो सोचना है वो आपराधिक षड्यंत्र में नहीं आता। जब तक कोई अपराध ना हो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जो महत्वपूर्ण वाद है ये है प्रिया मेहता बनाम एम्परर। अब इसमें बताता हूँ क्या हुआ था। प्रिया मेहता बनाम एम्परर में ऐसा हुआ था, एक तो प्रिया थी और इसका एक हस्बैंड था जो शादी हो रही थी, और बीच में आ गया इसका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से इसको प्यार था। तो इन्होंने क्या काम करा, शादी से खुश नहीं थी कि भाई चलो ठीक है मैं पति को मारती हूँ, इसने प्रिया ने बी से सलाह करी कि भाई ठीक है मैं दोनों मिलके हम हस्बैंड को मारेंगे अपने, और फिर मैं तेरे से शादी कर लूंगी। तो इनका पूरा प्रोग्राम बन गया। तो बॉयफ्रेंड को एंड में आके इसकी आँख खुल गई, भाई जो अपने खसम की नहीं हुई, मतलब जो अपने हस्बैंड की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी। तो बॉयफ्रेंड चला गया पुलिस स्टेशन में, और उसने पूरी कहानी बता दी, जी ऐसे ऐसे बात थी। तो बॉयफ्रेंड इसका अपराधी नहीं होगा, वो उसकी बातों में तो एक बार को जरूर आ गया था, पर उसने पुलिस में जाकर पूरी सच सच बता दी। तो इसका मतलब भैया इसका मतलब ये अपराधी नहीं है, तो इसको पत्नी को आपराधिक षड्यंत्र के जरिए धर लिया जाएगा, भले चाहे वो ना हुई हो, चाहे इन्होंने पति को मारा ना हो, पर इसने तो पूरी कहानी जाके बता दी, तो ये निर्दोष पाया जाएगा और भैया इसको पुलिस धर लेगी। दूसरा वाद है इसमें एसटी जोसेफ बनाम एम्परर। तो ये दो वाद हैं इसमें बिल्कुल। धारा एक जो धारा है ये आपराधिक षड्यंत्र की 120A, इसमें प्रिया मेहता बनाम एम्परर और एसटी जोसेफ बनाम एम्परर, ये दोनों वाद हैं, तो इनको जरूर कर लिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। आई थिंक भाई बीमार हूं मैं, पर मुझे लग रहा है कि समझ में आ रही होगी यार। भाई यार, राजद्रोह से संबंधित अपराध को आईपीसी में कब जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। कि जो राजद्रोह है, राजद्रोह से संबंधित जो अपराध है, एक तरह से मतलब जो धारा है राजद्रोह की, इसका कहने का मतलब ये है जो धारा है राजद्रोह की वो आईपीसी में कौन सी सन में जोड़ी गई। तो ये जोड़ी गई 1870 में। अब ये बता दो किस महाशय ने, किस मास्टर ने ये तुम्हें क्वेश्चन कराया होगा। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, धाराएं तो एक तरह से सब रट लेंगे, ठीक है ना, धाराएं तो सब रट लेंगे। मैं कह रहा हूँ 500 की, ये 511 धाराएं में से मुश्किल से 50-60 धाराएं इंपॉर्टेंट है जो घूम घूम के आती हैं, और जो मैंने करवा भी रखी है, जो 9 वीडियो पड़ी है मेरी पहले, जो मैंने फरवरी मार्च में कराई थी, और वही बार बार घुमा के आती है, पर उनको डीपली पढ़ना चाहिए। तो जो 50 से 60 धाराएं हैं उनको डीपली पढ़ लो, उनसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे। राजद्रोह, अब किसी ने पढ़ा दिया राजद्रोह ये होता है, इसकी ये कंडीशन होती है, ये पढ़ाया नहीं कि ये कब जोड़ा गया। और जो मैं फिर बता रहा हूँ, जो आईपीसी बनने के बाद में जो बाद में धाराएं जोड़ी गई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये धारा कब जोड़ी गई थी, ये धारा कब जोड़ी गई थी। तो ये 1870 में राजद्रोह से जो संबंधित धारा थी ये जोड़ी गई थी आईपीसी में। तो राजद्रोह आपकी धारा 124A में है, धारा 124A में है राजद्रोह, याद कर लेना इसको। अब राजद्रोह क्या है, देखो भारत सरकार के प्रति घृणा, नफरत फैलाना या अवमानना उत्पन्न करना, कोई भाई सरकार की बात ना माने या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कन्हैया कुमार था, इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा था, इन्होंने क्या काम करा था, सरकार को नीचे दिखाया कि भाई कोई सरकार की बात ना सुनो, अवमानना करो उनकी, इनके प्रति घृणा फैलाई सरकार के, कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दो, ये बोल दो। तो ऐसा कार्य अगर बोल के, लिख गए शब्दों द्वारा, मतलब जैसे कन्हैया कुमार ने जेएनयू में स्पीच दी थी बोल के, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा है ना, बोल बोल के कि टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है उन्हें, मुझे पता नहीं उसका पूरा हम लेके रहेंगे आजादी, ऐसे ऐसे बोले गए थे स्लोगन। वो एक वाद, मतलब मैं एक तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा ठोका गया, तो उसने बोल के, अगर आप लिख के, जैसे किसी न्यूज़पेपर में कुछ लिख दिया किसी ने एडिटोरियल में कि भाई ये सरकार ऐसी है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, या कुछ इस तरीके से,
संकेतों द्वारा आपने देखा होगा रोड पे, रोड होती है, जो दीवार होती है, काफी जो फ्लाईओवर होते हैं, जैसे मेरठ में फ्लाईओवर हैं, गाजियाबाद में फ्लाईओवर हैं बड़े बड़े, उन पर संकेत द्वारा की योगी आदित्यनाथ की फोटो बना दी और उसके सामने कोई ऐसा संकेत बना दिया कि लोग मजाक लें या कुछ करें ऐसा। दृश्य रूपन द्वारा, दृश्य रूपन मतलब कोई चित्र बना के सरकार के खिलाफ घृणा फैलाना या सरकार की अवमानना करना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो राजद्रोह के केस में जाओगे अंदर, ठीक है भैया। और जो राजद्रोह का केस है, इसमें एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, धारा 124 के अंतर्गत अपराध होने के लिए हिंसा या लोक व्यवस्था को उकसाने की आशय की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपराधिक षड्यंत्र था कि भाई आपराधिक षड्यंत्र में क्या था कि भाई अगर हम योजना बना रहे हैं और हम सिर्फ बना रहे हैं, हम उसको करते नहीं, तो हम अपराधी नहीं होंगे। पर इसमें अगर आप योजना भी बना रहे हो ना कि भाई अंतर्गत अपराध होने के लिए हिंसा, मतलब योजना बना रहे हो, पर चाहे इसकी हिंसा या लोक व्यवस्था इसमें ना बिगड़ी हो, कुछ नहीं हो, पर तुमने अगर इसका जो राजद्रोह है उसका अगर तुमने वो भी बनाया ना, षड्यंत्र भी बनाया, तो भी आप दोषी हो इस चीज के। दंड क्या है इसमें? दंड है आजीवन कारावास या जुर्माना, मतलब प्लस जुर्माना, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या फिर 3 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। तो ये भाई जो जज होगा वो निर्धारित करेगा कि भाई इनको कितने साल का सजा देनी है, कितने साल का, मतलब कितने साल की सजा और कितना जुर्माना देना है। तो इसका जो दंड है आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या फिर 3 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। अब जो इसमें महत्वपूर्ण वाद है, ये महत्वपूर्ण वाद है, इसको कर लेना, ठीक है, ये रिपीटेड है महत्वपूर्ण वाद भी। तो ये है महत्वपूर्ण बात जो है, कुमाऊं राजपूत बनाम एम्परर 1890। जो कुमाऊं राजपूत थे उन्होंने क्या काम करा था, जो कुमाऊं राजपूत थे इन्होंने भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करा और हल्ला बोल दिया एक थाने पर हल्ला बोल दिया। पर रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ कि भाई उनको रोक दिया गया पुलिस फोर्स के द्वारा, वहां जाने से पहले ही उनको चल गया था पता। और कुमाऊं राजपूत जो थे ये काफी दिन से ब्रिटिश की सरकार है इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे एक तरह से, क्योंकि हम उसको षड्यंत्र कह नहीं सकते, भाई वो आजादी की मांग कर रहे थे, पर उनके हिसाब से तो जो धारा थी उसके हिसाब से तो हम राजद्रोह कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे कि भाई सरकार ऐसी है और अंग्रेजों को भगा दो, ये कर दो वो कर दो। तो भाई उनके खिलाफ ये केस हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो बस चित्र वगैरह बनाए, हम तो, और वहां से हम 4 से 5 आदमी जा रहे थे, बल्कि थी 40 से 50 की भीड़। फिर भी उन्होंने मतलब झूठ उठ बोल के कि हम तो जा रहे थे, हमने कहा हमला किया। भाई हमला तो हुआ ही नहीं ना, थाने पर हमला तो हुआ ही नहीं, वे तो रास्ते में, हाँ भले हमला करने जा रहे हो पर रास्ते में उनको रोक लिया पुलिस ने, ठीक है। तो उसमें अपराध तो हुआ नहीं, जैसे आपराधिक षड्यंत्र में जब तक अपराध ना होता तब तक सजा नहीं मिलती, पर इसमें भाई तुमने कोशिश तो करी है, अब पुलिस को चल गया था पता कि भाई ये कर रहे थे, हमारे इनको पहले रोक लिया। तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि इसमें हिंसा या लोक सेवा व्यवस्था को उकसाने के आशय की आवश्यकता नहीं होती, कि भाई कोई उकसा रहा है या फिर हिंसा बिगाड़ दी उसने या कुछ भी कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई इसका षड्यंत्र भी कर रहा है ना कि भाई ऐसा करना, तो वही वो सीधा जेल में जाओगा। दूसरा केस है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनीता बनाम कर्नाटक राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये 3 वाद है, ये आप पढ़ लेना। मैं जानता हूँ आज थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत हो गई हो भाई, क्योंकि समझाने में मैं बुखार भी है मुझे, मैं सोच रहा था क्लास आपकी ना हटे पीछे, बहुत कोशिश करी है। अगर मुझसे कहीं गलती होगी है बोलने में या लिखने में पढ़ने में तो मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बुखार है नजला है, क्या करें बस। तो यार प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना यार, बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के बारे में भी, और अभी लगभग विचार बनना है, अगर मेरी थोड़ी 1-2 दिन में हालत ठीक हो जाए तो मैं अनाउंस करता हूँ कुछ, आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है यूपीएससी के लिए। तो इन द एंड जय हिंद जय भारत।